लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार, लेट्स माइक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं शेर मोहम्मद, जो कि शिक्षक रह चुके हैं और 2023 में वीआरएस लेकर सक्रिय राजनीति में आए। तो सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जैसलमेर और बाड़मेर की राजनीति में आपके वालिद अमीन खान जी सक्रिय रहे हैं जी, आप कैसे देखते हैं इसको? अमीन खान जी आज से राजनीति में नहीं है, उनका करीब राजनीतिक सफ़र 60-65 साल पुराना है। बाड़मेर जैसलमेर जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, उससे जुड़ती हुई शिव विधानसभा क्षेत्र जो इलाका है, वहाँ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। जब से उन्होंने होश संभाला था तभी से वो कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन गए थे। फिर कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी तक भी वो पहुँचे और जनप्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने शुरुआत वार्ड पंच से की थी, फिर सरपंच बने और फिर पार्टी ने मौका दिया तो 1980 में वो विधायक बन गए थे। उनका सीधा सीधा वहाँ एक ही काम था, सिर्फ जन सेवा, और शुद्ध रूप से वो जन सेवा का काम करते थे। राजनीति में वो इसीलिए आए थे कि जनता की अच्छे से सेवा करनी है। इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था, उस पिछड़े इलाके में मेहनत से भी काम करने की ज़रूरत थी और उन्होंने बहुत बड़े मेहनत से काम किया, काफ़ी संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी को वहाँ खड़ा किया। तो सर, 10 बार कांग्रेस ने अमीन खान पर भरोसा जताया, 5 बार जीते भी, 5 बार हार का कारण क्या रहा? हार का कारण ये रहा कि वो जो इलाका शिव विधानसभा क्षेत्र है, वो असल में पहले 2 जिलों से मिलके वो बना था। जैसलमेर ज़िले का भी एक फतेहगढ़ तहसील का पार्ट पहले उसमें था और बाकी भूतपूर्व जागीरदारों का दबदबे का एरिया रहा था। तो सामने वो जो उम्मीदवार थे वो उसी वर्ग से आते थे, तो उनके दबदबे की वजह से जब दूसरा टर्म उनका होता था हार का, तो ख़ास वजह वही रहती थी, कुछ लोग उनके साइड हो जाते थे और मामूली अंतर से कभी वो चुनाव हारते थे और जीतते थे, तब भी काफ़ी बार तो छोटे अंतर से और काफ़ी बार बड़े अंतर से भी जीते। तो शिव विधानसभा क्षेत्र के खास मुद्दे क्या रहे हैं सर? खास मुद्दा शुरुआत से तो शिव विधानसभा क्षेत्र में पानी का, जो पीने का पानी है, उसका मुद्दा बड़ा रहा। तो उसके लिए बड़े पैमाने पे हमारे पिताजी अमीन साहब ने काम किया। आधा इलाका जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पीने के पानी के लिए जोड़ा गया और आधा इलाका नर्मदा नहर के प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। कुल मिला के शिव विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख में दोनों तरफ से नहरी पीने का पानी की व्यवस्था हुई है और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पिताजी अमीन साहब का ही रहा है। दूसरा मुद्दा वहाँ सड़कों का था, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी लंबे चौड़े भूभाग में फैला हुआ है, 9000 आप वर्ग किलोमीटर का एरिया उसको कह सकते हो। और उस टाइम सड़कों का बहुत गिनी चुनी सड़कें, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली वही सड़कें थी। उसके बाद में सड़कों का आज की तारीख में लगभग हर राजस्व गांव तक सड़क पहुंचाई है। मेन मुद्दे ये रहे थे और उनमें काफ़ी बड़ा विकास भी हुआ है। अभी भी ज़रूरत है आगे काम करने की। तो 2023 से शिव विधानसभा सीट बड़ी हॉट सीट रही है, कांग्रेस ने बगावत भी देखी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 2023 का जो विधानसभा का चुनाव था, जी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने अमीन खान साहब पे ही वापस विश्वास जताया, उनको लगातार 10वीं बार वहाँ से उम्मीदवार बनाया। लेकिन अब दुर्भाग्य कहें या कैसे भी, जो कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बगावत कर ली
और जिला अध्यक्ष के पद पे रहते हुए भी उन्होंने बागी के तौर पे चुनाव वहाँ लड़ना तय किया। उसमें कुछ लोग पहले जो आरएलपी पार्टी से उम्मीदवार थे 2018 के, वो लोग उनके साथ हो लिए, और कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी बगावत में उनको हवा दी, साथ दिया। और फिर हॉट सीट तो यूं बनी कि बीजेपी से भी बगावत हो गई, तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय लड़ लिए और बीजेपी के उम्मीदवार अलग थे। तो इस तरह से एक पांचों उम्मीदवार और हो गए आरएलपी पार्टी से, जालम सिंह रावलोत जो पहले सीट से एमएलए रहे थे। कुल मिला के 5 कोणीय मुकाबला हो गया, इसलिए वो सीट चुनाव वो काफ़ी गरमाया हुआ रहा उस टाइम। सर, कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि सब साथ हैं, लेकिन पार्टी में गुटबाजी है क्या? अब ये तो मेरे जैसे आदमी के लिए तो खैर इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो अभी इस औकात में, उस हैसियत में नहीं है कि बड़े नेताओं के पर कोई टिप्पणी कर पाए। लेकिन कहीं न कहीं भेद तो हैं, चाहे विचारों के हैं, चाहे मत के हैं, जैसे भी हैं, भेद तो हैं। वो आम जनता भी महसूस करती है और उसमें सुधार की उम्मीद हम रखते हैं, और चुनाव तक शायद सब ठीक हो जाएगा। मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को आप कैसे देखते हैं? मेवाराम जैन के कांग्रेस के जो निष्कासन का मामला था, वो कोर्ट में एक केस होने या एफआईआर होने की वजह से हुआ था। बाद में कांग्रेस पार्टी ने, जब वो कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई, वो बरी हो गए, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने उनको वापस शामिल कर लिया था, और अभी वो सक्रिय हैं बाड़मेर में। तो वो मामला अब कुल मिला के निष्कासन वाला उनका मामला ख़त्म हो गया है, और अब कांग्रेस पार्टी में सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है, और ठीक हो रहा है। सर, आपके बुजुर्ग पिता की राजनीति को आगे आप बढ़ाएंगे या आपके प्रधान पुत्र? ये तो खैर अब जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जैसा वहाँ शिव क्षेत्र की जनता तय करेगी वही हमारे लिए मान्य होगा। कांग्रेस का कल सरहद पर कैसा होगा? कांग्रेस का आज भी सरहद पर बहुत बड़ा प्रभाव है और अच्छा है, और आने वाला कल तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारा सरहदी एरिया है उसमें ये भाजपा का राज आने के बाद में समस्याएं बढ़ी है, खटी नहीं है। बड़े पैमाने पर चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, 70% से अधिक टीचर्स के पद सरकारी स्कूलों में खाली है। चिकित्सा की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सारे हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो एक चपरासी के भरोसे चल रहे हैं। डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, दवाइयों का बिल्कुल तोटा है। सब तरीके से समस्याएं उस इलाके में बढ़ी है। सड़कों के भी हाल ख़राब हैं। तो कुल मिला के ये लगता है कांग्रेस का आने वाला कल जो है आज से भी ज़्यादा बेहतर होगा उस इलाके में, वो कांग्रेस प्रचंड बहुमत से वहाँ से आएगी। सर, अभी सीमावर्ती इलाकों में मस्जिद और मदरसे तोड़े गए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? ये पहले जो अपना ये इंटरनेशनल बॉर्डर है बाड़मेर जैसलमेर का, मेरे ख्याल से जो भारत के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है उनमें सबसे शांत और एकदम अनुशासित सीमा कही जा सकती है। अब इसमें निश्चित तौर पे यहाँ की सेना या बीएसएफ, उनका तो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन सीमा का बड़े पैमाने पर शांत रहना, अनुशासित रहना, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के वासिंदों का भी बड़ा योगदान है। उसमें इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उनका भी साथ में उतना का उतना योगदान है, तभी ये बॉर्डर शांत रहा है, आज तक शांत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि केंद्र में भी है और यहाँ भी है, तो ये लोग कुछ न कुछ इस तरीके से करना चाहते थे,
इसको राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने टारगेट किया माइनॉरिटी समुदाय को, और कुछ मस्जिदें और मदरसे और ये जो मज़ारें थी उनको उन्होंने गिराना शुरू किया। लेकिन अच्छी बात ये रही, वहाँ जितने भी सर्व धर्म के लोग, सर्व जाति के लोग थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला। उस मार्च का संदेश पूरे भारत ने, मेरे ख्याल से दुनिया में गया कि भाई वहाँ के सारे जो नॉन मुस्लिम लोग थे वो सारे चाहते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं हो। इस इलाके का जो बहुत बड़ा हमेशा से मोहब्बत, प्यार और भाईचारे का वातावरण रहा है वो बना रहना चाहिए, किसी को टारगेट न किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये राजनीति इनका मकसद था। लेकिन अभी सब कुछ सरहद के जो वासिंदे हैं, चाहे सभी जाति धर्म के लोग हैं, वो मजबूती से इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। और फिलहाल तो ये मामला शांत है, आगे अभी नहीं बढ़ पा रहा है। अभी हाल ही में बाड़मेर सांसद के साथ माइनॉरिटी नेताओं ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। क्या खास बात हुई और क्या मुद्दे? मुलाकात का मेन मुद्दा यही था, जो सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह से ये अतिक्रमण हटाने के नाम पे माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लीडरशिप तक ये बात पहुंचानी थी। तो हमारे माननीय सांसद उमेदा राम जी ने उस बात के लिए जो जैसलमेर और बाड़मेर के माइनॉरिटी लीडर थे उनको वहाँ बुलाया था। उनके ही नेतृत्व में हम लोग प्रियंका गांधी जी से मिले थे। उनसे हमारी इस मुद्दे पर काफ़ी अच्छी बात हुई और उन्हें अच्छी तरह से इस बात को सुना, समझा और हमें आश्वस्त किया कि हम आपका पूरा साथ देंगे। जहाँ कहीं भी किसी भी उचित प्लेटफार्म पर इस बात को रखना है उसको रखेंगे। ये बात हुई। बाकी साथ में उनसे क्षेत्र के जो राजनीतिक और सामाजिक हालात हैं उन पे भी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने बिल्कुल सहयोग का भरोसा दिया। तो सरकार ने अभी मस्जिद तोड़े थे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के क्या रुझान है इस बारे में? स्थानीय लोग, जैसे मैंने पहले ही अर्ज कर लिया, स्थानीय लोग चाहे किसी भी धर्म और किसी भी जाति वर्ग के थे, उन्होंने सब ने इस बात को अच्छा नहीं माना कि ये धार्मिक स्थल पे आप चोट कर रहे हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, ये अच्छा नहीं। सब ने उसको विरोध के रूप में दर्ज कराया। ये बात वहाँ के बासिंदों ने बहुत ये बात रही। सर, आपको क्या लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है क्या? हाँ, ये तो हमें क्या लगता है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे चल रही है। और आजकल बीजेपी से लोग सवाल करने शुरू हो गए हैं। जैसा अभी आपने दिल्ली में छात्र आंदोलन देखा जी। तो अब वो जो असल मुद्दे हैं उन पे लोग आ गए हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, जिन मुद्दों को लेके आप राज में आए थे उन मुद्दों पे आइए। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति लंबी नहीं चलेगी। सर, शिव में सोलर एनर्जी हब बनने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सोलर एनर्जी का शिव क्षेत्र में काफ़ी बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। जी। लेकिन मैं तो उसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि विकास ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन विकास में शिव क्षेत्र का विकास हो ये सबसे पहले। ज़मीन शिव क्षेत्र के किसानों की ली जाए या ज़मीन शिव क्षेत्र की ली जाए और उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को न मिले, चाहे रोज़गार की दृष्टि से, चाहे विकास की दृष्टि से, चाहे आर्थिक रूप से, कैसे भी वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा न मिले, तो ये अपने आप में एक बेईमानी है। तो हम तो इसको इस चीज़ से देखते हैं। दूसरी बात, उस इलाके के ज़्यादातर लोग खेती और पशुपालन में अपना जीवन यापन करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए ज़मीन महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि सोलर हब। तो कहीं ना कहीं सरकार को अगर इसको बढ़ाना है तो ज़मीन का रेशियो भी पशुपालन और खेती के हिसाब से बचा के रखें। बाद में जो ज़मीन बचती है वो भले सोलर के रूप में या विंड के ऊर्जा के रूप में काम में ले, लेकिन उसमें भी वहाँ के निवासियों के लिए फ़ायदा पहले सोचा जाए।
सर बचपन से ही आपने अपने पिता की सादगी वाली राजनीति देखी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा राजनीति को लेकर या फिर और भी चीज़ों को लेकर। नहीं नहीं, उनसे बिल्कुल सीखने को मिला है और आज भी उनसे ही सीख रहे हैं। बहुत कुछ देखा है, हमने महसूस किया है। वो बिल्कुल अनुशासित जीवन उन्होंने जिया है और सादगी और ईमानदारी से जिया है। जो कहते हैं साफ कहते हैं, दिमाग से या सोच के अलग बोलना, अंदर दूसरा रखना और बाहर दूसरा बोलना, वो उनकी फितरत में रहा नहीं है। हमें भी हमेशा यही नसीहत देते रहे, पहले भी और आज भी देते हैं कि ईमानदारी और साफ गोई दो चीज़ हमेशा बना के रखना, ये रख कर फिर राजनीति बढ़ाओ। और इन चीज़ों में अगर आप इधर उधर हो गए तो ये ठीक नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरे लिए भी ठीक नहीं रहेगा, मेरा नाम भी ठीक नहीं रहेगा और तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा। तो हम भी उनकी बात को आज तक कायम रखे हुए हैं, आज भी उनसे बराबर सीख रहे हैं और उनके जो काम बाकी है, उनके जो सिद्धांत हैं उन पे चल रहे हैं, जो बाकी काम है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर निर्दलीय नेता शिव विधायक जो हैं रविंद्र सिंह भाटी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वहाँ की जनता ने उनको चुना है, मौका दिया है। अब सारा दारोमदार उन पे है कि वहाँ के लोगों की जो उम्मीदें थी उन पे वो कितना खरा उतरते हैं। आगे का टाइम बताएगा। पर सर वो मुद्दा वहाँ के जनता के मुद्दे को आगे तो उठाते हैं, मतलब वो बिल्कुल, इधर हर जनप्रतिनिधि का काम यही है, उठाना ही है, उठाते ही है। तो ऐसी ही खास शख्सियत से आगे मिलने के लिए बने रहिए लेट्स माइक पॉडकास्ट पे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।